तो नमस्ते साथियों, फिर से एक बार। अभी मैंने फिर से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चांसेस हैं और रुपया क्या कभी स्ट्रांग हो सकता है। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर कोई चर्चा अभी तक हो नहीं रही है। कुछ लोगों ने एक प्रेडिक्शन दिया है, बट फिर भी इस पर प्रेडिक्शन नहीं देना है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्स जो चीज़ों को उस तरफ ले जा रहे हैं, और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं जब आपको एलिमेंट्स की जानकारी हो। तो सबसे पहले यूएस का जो जीडीपी आप देखिए, यूएस का जो जीडीपी है वो 14 हुआ करता था, 14 ट्रिलियन डॉलर। 2006 में 14 ट्रिलियन डॉलर टच किया था, और आज लगभग 20 साल के बाद 2025 में वो 28 ट्रिलियन डॉलर हुआ। लगभग डबल हुआ इन पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में कोई चीज़ डबल हुआ है, मतलब 3.5% का भी इन्फ्लेशन रहा होगा। तो भी केवल इन्फ्लेशन ही दिख रहा है, जीडीपी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं डबल कर दिया जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी के माध्यम से। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा डाउट है इन लोग का जो बैलेंस शीट है इस पीरियड में क्या हुआ है। 2006 में वो 800 बिलियन डॉलर था, और आज के डेट में वो 87 के ऊपर 8 ट्रिलियन डॉलर जा चुका था, अभी 7 के आसपास आया है। बट 800 बिलियन टू 8 ट्रिलियन डॉलर बैलेंस शीट का इंक्रीज हुआ है, और जो है कि आपका जीडीपी बढ़ा नहीं है, एक्चुअल में नहीं बढ़ा है, माने कि वैसे ही बढ़ गया है इन्फ्लेशन से। और अगर आपको इस पे डाउट है कि 3.5% भी महंगाई यूएस में नहीं रही है, तो आप उनके चैनल्स देखिए। एक्चुअल में वो लोग इन्फ्लेशन डेटा को बहुत फच किए हुए हैं, जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है उसको निकाल देते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। वो एक्चुअल में तो देखिए तो 7% रहा है पिछले 20 सालों में। उस हिसाब से देखिए तो जीडीपी कम ही हो गई है, केवल मॉनेटरी सिस्टम ही काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट से मतलब ही नहीं रही है। और अभी जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसका बेसिक समझिए। जो मान लीजिए कि एक इलाके में, एक सिस्टम में एक ही बैंक है, ठीक है। तो उस बैंक का अगर वहाँ पे उसने बनाया बैंक, और बैंक का बनाने का कारण क्या था, लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, और कोई व्यक्ति है उस सिस्टम मानी कि एक ही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए कि टमाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे उसने क्या किया कि तुम लोग अपना सोना ला के दो, जो भी सेविंग्स वाले से पैसा लिया, इकट्ठा किया, उसमें से एक अमाउंट रिजर्व में रखा और एक अमाउंट प्रोडक्टिविटी में लगा दिया, ठीक है। रिजर्व में रखा, एक अमाउंट जाता है एम्प्लॉइज सिक्योरिटी के लिए, और एक अमाउंट चला गया प्रोडक्टिविटी के लिए। लेकिन उस केस में क्या, जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं रही है, जीडीपी बढ़ ही नहीं रही, तो जैसे मान लीजिए कि टमाटर का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा, ठीक है। तो फिर वो जो गोल्ड वाले सिस्टम की तरफ लोग धक्का मारना शुरू कर देते हैं कि भाई ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में हजार का 3000 तुमने कर दिया, 5000 कर दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, तो लोगों को दर्द फील होने लगता है। उनके जो एसेट है वो इन्फ्लेट होके रिलेटिव वर्ल्ड में बर्बाद होने लगता है। तो इसमें देखिए कि मान लीजिए कि टमाटर का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया, मान लीजिए कि फ्रैक्शनल रिजर्व में क्या हुआ कि 1000 का 10,000 हुआ, लेकिन पिछले वाले सिस्टम में ये जो गुड सर्विस के नाम पे जो टमाटर है वो 1000 ही प्रोड्यूस हो रहा था, तो एक सोना का एक टमाटर मिल रहा था, ठीक है। अभी भले ही 1000 का 10,000 हो गया है, लेकिन टमाटर का प्रोडक्शन भी 10,000 हो गया है। तो अभी भी हालांकि गोल्ड सेम है, 1000 ही है, लेकिन हमने 10,000 गोल्ड उसको दिखा दिया, मतलब वेल्थ क्रिएट कर लिया। पर अगर करंट सिस्टम है जहाँ पे मेरे 14 से 28 हो गया, और वो केवल मॉनेटरी के बढ़ने से 800 बिलियन डॉलर का जो बैलेंस शीट था वो 8 ट्रिलियन डॉलर हो गया, कर्जा जो है वो दुनिया भर का बढ़ गया, तो उसके कारण हुआ है। इसलिए वो सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, और उससे लोग अब ब्रिक्स करेंसी और दुनिया भर का जो सिस्टम आ रहा है, तो हम लोग इसका जो मेन क्वेश्चन है, कि इसके पहले भारत ने कोशिश किया था करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने का। तो मनमोहन सिंह सर ने अपने कार्यकाल में 2000 उनके टाइम पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस में, तो क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी प्रोडक्टिव है, ठीक है, तो वहाँ बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि डॉलर सेफ हेवन है तो अपना प्रॉब्लम ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब उस समय प्रॉब्लम आया था अमेरिका में, तो देखा गया कि 2007 अप्रैल से 2008 फरवरी के बीच, मतलब 10 महीने के पीरियड में, ठीक है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 100 बिलियन डॉलर से बढ़ गया। लेकिन उसी पीरियड में उसके जस्ट बाद मनमोहन सिंह सर ने फॉरेक्स पढ़ाना स्लो करके करेंसी को अप्रिशिएट कर लिया, बिजनेसेस को फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने सोचा होगा कि शायद अब अमेरिका इस सिस्टम को गिव अप कर देगा अभी, तो उन्होंने उस समय वो सोचा, लेकिन
वो सोचना और वो सेल्फ गवर्नेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अमेरिका का डॉलर जो है वो सेफ हेवन था और अमेरिका ने उस समय मनमोहन सिंह को क्या करना था, अगर आज जो भारत को क्या करना था, मैं एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रहा। उस समय अगर भारत को ज़्यादा इस जागरूकता होती तो भारत को क्या करना था कि अपने फ़ॉरेक्स को बढ़ाना था और करेंसी को वीक करना था। मतलब 45 से 50 ले जाना था और जो फ़ॉरेक्स था उसको 2010 तक 2008 तक जो बढ़ाया 2010 तक 300 से 500 100-100 करके ले जाना था। और फिर जब प्रॉब्लम आई डॉलर मिल्कशेक थ्योरी का, तो ये फ़ॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन है ना, और अगर आपके सिस्टम में फिक्स्ड रिटर्न जो है बैंक्स में आपको 8.5-9% मिल रहा था उस ज़माने में, तो लगभग वो $500 बिलियन पे अच्छे फंड मैनेजर हैं, तो 8.5% 9% आप निकाल लीजिएगा। तो $45 बिलियन आप निकाल लीजिएगा। तो वो $45 बिलियन जो होता, वो काफ़ी शॉक तो उसका ब्याज ही अब्ज़ॉर्ब कर लेता और जो बचा-खुचा होता है वो फ़ॉरेक्स से देना पड़ता। तो इतना बड़ा शॉक नहीं आता कि करेंसी 67 चला गया और आपका जो फ़ॉरेक्स है वो भी खाली हो गया, सबका सब पूरा बर्बादी आ गया। तो उस समय वो कोशिश की गई थी, इसलिए मैं उसको आपकी नज़र में डाल रहा हूँ। तो अभी जो पीयूष गोयल सर ने कहा है रिसेंट में, वो बोला है फ़ॉरेक्स रिज़र्व 700 होने के बाद, 700 का आज के डेट में 7% का ब्याज दर चल रहा है इंडिया में फिक्स एलिमेंट पे या बॉन्ड यील्ड में भी। वो कहेंगे कि फ़ॉरेक्स पे ब्याज नहीं मिलता है उसको कर, लेकिन अगर फंड मैनेजर अच्छे हैं तो आप मान के चलिए कि 7% निकाल रहा होगा, ठीक है? तो $49 बिलियन जो है ना, वो एनर्जी को मैनेज कर ले रहा है, क्योंकि तेल का जो इम्पोर्ट हो रहा है और तेल का जो एक्सपोर्ट हो रहा है रिफाइंड ऑयल का, उसका जो डिफरेंस है उसको काफ़ी कुछ कंपनसेट कर दे रहा है। बजट से कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। वो ये डॉलर सरप्लस जो है वही कंपनसेट कर दे रहा है जो फ़ॉरेक्स का ब्याज दर का हो गया। और एनर्जी इज इक्वल टू इकोनॉमी, ठीक है? जो पिछली बार भी देखने को मिला था, पेट्रो डॉलर के थ्रू फँसाया था डॉलर मिल्कशेक थ्योरी में, तो इस बार इंडिया नहीं फँस रहा है। तो अब पीयूष गोयल साहब बोल रहे हैं कि अब करेंसी को मजबूत कीजिए। लेकिन भारत अभी भी नहीं कर रहा है। अभी भारत हो सकता है क्या कर रहा हो, 700 से ऊपर अब फ़ॉरेक्स नहीं बढ़ा रहा हो, तेल नहीं बढ़ रहा है, तो भारत का फ़ॉरेक्स गिरेगा नहीं, लेकिन 700 के ऊपर बढ़ा नहीं रहा हो सकता है भारत गोल्ड रिज़र्व्स बढ़ाता जाए, क्योंकि गोल्ड रिज़र्व जैसे-जैसे आप बढ़ाते हैं, और भारत का आप अगर फ़ॉरेक्स तरफ देखिएगा, तो उसमें 6-7% गोल्ड होता था, अब 10% क्रॉस कर गया, अगले साल हो सकता है 20% क्रॉस कर जाए। तो इसको तेज़ी से बढ़ा, जितना तेज़ी से आप गोल्ड रिज़र्व बढ़ाइएगा, उतना तेज़ी से आप हार्ड करेंसी की तरफ जाइएगा। और दूसरा चीज़ कि आपको ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की ओर भी बढ़ना होगा। तो संजीव सान्याल साहब ने 2029 में हार्ड करेंसी का बोला है कि उस समय तक हमारा करेंसी भी हार्ड होगा। तो उसका कारण यही है कि अब फ़ॉरेक्स का वो जो पार्ट है, और सोना इंडिया दुनिया भर से ला भी रहा है। अब देखिए ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप की बातों को ध्यान समझिए आप। ट्रंप बोल रहा है, जो डी-डॉलराइज़ करेगा हम उसे पनिश करेंगे। भाई जब आपने डॉलर को आगे बढ़ाया दुनिया के सामने, तो यही बोल के आगे बढ़ाया कि डॉलर में आप निवेश कीजिए, सोना में क्या रखा है? डॉलर में निवेश कीजिए मतलब उसके ट्रेजरी में निवेश कीजिए। डॉलर को वही रिफ्लेक्ट करता है, बॉन्ड उसका रिफ्लेक्ट करता है। बॉन्ड इज डायरेक्टली डॉलर, उसका आईओयू है। तो ट्रेजरी में आपने निवेश किया और वहाँ पे वो बोला कि 3-4% आपको वहाँ से मिल जाता है। गोल्ड में क्या मिलता है? अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो ये सिस्टम बहुत अच्छी है, ठीक है? लेकिन आज की डेट में क्या बोल रहा है? पहले ये ऑफर था, इसके हिसाब से लोग चलता है। अब ये गुंडागर्दी है कि डी-डॉलराइज़ करोगे तो पनिश करेंगे, और इंडियन मीडिया इस पे कुछ नहीं बोल रही है। तो उसी तरह देखिए कि वो यूएस थर्ड, उसने एक और स्टेटमेंट दिया बहुत कमाल का, कि अगर डी-डॉलराइज़ेशन हुआ तो यूएस थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगा। अब जो लॉजिकल रीजनिंग के हमारे लोग हैं भाई, क्या यही कारण तो नहीं कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बने हुए हैं? ठीक है? क्योंकि जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग 17% क्रॉस कर जाएँगे उनके मैट्रिक्स पे, हो सकता है हम लोग बहुत आगे हों। तो कहीं यही कारण तो नहीं है? और जो अभी जो इलॉन मस्क हैं, वो उनको आप आज के ज़माने का ना शकुनी मामा कह लीजिए। मतलब वो शकुनी मामा पासा फेंकते थे, वो ट्वीट करते हैं, वो डॉज कॉइन टू द मून, ठीक है? वो ट्वीट था उनका। तो पंप एंड डंप कराते हैं, मिडिल क्लास का पैसा पंप करा के और उसको रिच लोग निकाल के उधर से डंप करके, और वो मेन काम हो जाता है, कर्जा चुकाना हो ये वो। तो वो सिस्टम पे, और उन्होंने ट्विटर का समझ गया पावर, उनका ट्वीट बड़ा काम आ रहा था, तो उन्होंने ट्विटर को खरीद भी लिया और ट्विटर का यूज़ भी किया। ब्राज़ील इलेक्शन में उसका यूज़ हुआ, ठीक है? भारत के विरुद्ध भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ट्विटर की शक्ति उन्होंने देख रखी है। तो इलॉन मस्क ना कि केवल स्पेसएक्स हैं, वो उनको अगर मेन आप समझिए, जो उनका मेन रोल है वो शकुनी मामा का है।
अब उनको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का देख रेख में। अब गवर्नमेंट बॉडी में एक आदमी है और वो ट्विटर को रन कर रहा है, तो ट्विटर गवर्नमेंट बॉडी हो गई एक तरह से देखिए तो गवर्नमेंट बॉडी हो गई। जैसे इंडिया में है आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। अब पता नहीं वहाँ के सिस्टम में इंडिया को ये सब सोशल मीडिया पे कुछ करना होगा, कुछ अपना कुछ करना होगा, स्पेशली यूट्यूब का भी कुछ करना होगा। अब मैंने जो वीडियो बनाया था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे, जस्ट कोविड का पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इंडिया 17% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हो जाएगा पीपीपी पे 26-27 के बीच में। तो वो टाइम पे जब हम लोग 17% इकोनॉमी क्लेम कर लिए, 17% पॉपुलेशन है और 17% इकोनॉमी क्लेम कर लिए, तो अब हम लोगों को भी वही दुनिया को एक्सप्लॉइट करने का क्या जरूरत है कि चाइना की तरह करेंसी लो रख करके हम मेक इन चाइना करें, या फिर डॉलर को अननेसेसरी यूज़ करके पॉजिटिव स्वैप लाइन उसका एक हथियार है, एक डॉलर मिल्कशेक थ्योरी हथियार है, वो सब यूज़ करके हम लोग दबदबा बनाए। ये सब नहीं करना है। अगर ये सब नहीं करना है तो हम लोग फटाक से रिसर्च चाहिए हमको। अब कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम साहब और रुचिर शर्मा सर को मैंने जोड़ के बताया था। कृष्णामूर्ति सर ने, सुब्रमण्यम सर ने 2047 में नंबर 1 जीडीपी होने की बात की है। रुचिर शर्मा ने कहा कि अगले 10 साल इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट करेगी, उन्होंने डेप्रिशिएट की बात की है। अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो इंडिया 2042 में ही वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो एट करेंट सिस्टम, और अगर रुपी बहुत स्ट्रांग हो जाता है जो कि डीडॉलराइजेशन के केस में हो जाएगा, तो उसमें चीज़ें बदल जाएंगी। अब $1 10 रुपया और 1000 लाख करोड़ की जीडीपी, 100 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो जाएगी 2032 में। लेकिन फॉर करंट सिस्टम अभी तक जो है, अब इंडिया का 7वां पॉइंट देखिए, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको अपने दिमाग में रखिए। 7वां पॉइंट जो है, इंडिया आत्मनिर्भर होता जा रहा है एग्रीकल्चर गुड्स में, फर्टिलाइजर के मामले में 26 तक हो जाएगा, रिफाइंड ऑयल के मामले में 28 तक हो जाएगा, सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में जॉब्स देखिए बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ईवी रन रेट 4 लाख पर मंथ हो जाएगा 2028 आते आते। रिन्यूएबल 46%, 46.3% हो चुका है, उसको वो 60% ले जाएगा। इथेनॉल 20% होने वाला है इस साल, ठीक है, और गोल्ड को वापस ला रहा है दूसरे देश से। और अभी मुकेश अंबानी, कल का न्यूज़ है, 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आंध्र प्रदेश में डालेंगे। भारत सरकार का टारगेट था कि 1000 बायोगैस प्लांट डालने का, वो एक पीरियड में, वो 500 अकेले मुकेश अंबानी साहब डालेंगे 2029 तक। तो ये भी ना इंडिया को निकाल रहा है, एनर्जी डिपेंडेंसी से निकाल रहा है। तो एनर्जी इज इक्वल टू इकोनॉमी, तो उस गेम में हम लोग नहीं फंस रहे हैं। अब रशिया, 8वां पॉइंट है कि रशिया भी समझदार हो गया है। अभी रशिया ने बोला है, जैसे ट्रम्प साहब जब आए हैं, कि हम लोग डीडॉलराइज उस तरह से नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, डीडॉलराइज तो हो ही रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसको अपना $300 बिलियन फंसा हुआ है वो निकाल लेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा कि वो अपना गोल्ड रिजर्व तो बढ़ा ही रहा है। अभी न्यूज़ में था $200 बिलियन क्रॉस कर गया उसका गोल्ड रिजर्व, तो वहाँ पे भी नहीं छोड़ रहा है। और जैसे ही वो अपना सामान ले लेगा $300 बिलियन, उसको भी वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेगा। तो उसके बाद, और डीडॉलराइज कहने की क्या जरूरत है, भारत थोड़ी ना कह रहा है, आपको झगड़ा करने की क्या जरूरत है, वो लोग भी पावरफुल लोग हैं, झगड़ा कीजिएगा तो आपका भी दांत टूटेगा, केवल काम कीजिए। इंडियन मीडिया तो कभी डीडॉलराइजेशन की बात ही नहीं की, अभी ब्रिक्स के बाद थोड़ा बहुत बात करना शुरू किया है। और ये प्रॉब्लम नहीं था कि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में डे इन डे आउट बात होना चाहिए। 20% टाइम मीडिया को इसी पे देना चाहिए, लेकिन मीडिया कभी बात नहीं करती। इसी से सारे प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं जो रेडिकलाइजेशन का। और आज जो है यूएस का जो डेट है, यूएस डेट क्लॉक पे $36 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। अनफंडेड लाइबिलिटी अभी $220 ट्रिलियन है। लेकिन ये जो एलिमेंट है आप याद रखिएगा, यूएस डेट क्लॉक पे एक अरेंजमेंट है कि आप 4 साल के बाद का डेट देख सकते हैं कि अभी करंट स्पीड पे जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से कितना होगा, आपका जो गवर्नमेंट बता रही है उसके हिसाब से कितना होगा। तो करंट स्पीड से जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से यहाँ देखिए, तो उसके हिसाब से मैंने जो कह रखा है $300 ट्रिलियन उनकी अनफंडेड लाइबिलिटी होगी 27-28 में। तो उसके हिसाब से 2028 में $297 ट्रिलियन अनफंडेड दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा एकदम टू द पॉइंट है वहाँ पे भी। और वो $36 ट्रिलियन आपका अभी हो गया है ये डेट, और $50 ट्रिलियन उस समय उसमें 47-48 दिखा रहा है एट करंट पेस। तो आप सोच लिए, आप लोग देख सकते हैं यूएस डेट क्लॉक पे जाके ना, उसमें अभी का डेट क्लॉक तो दिखा ही रहा है, उसमें 4 साल बाद का भी। और डेट आप छुपा नहीं सकते हैं, और डेट में आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्जा किसी ने दिया हुआ है ना, वो देख रहा है। आप कुछ वहाँ से गायब कीजिएगा तो वो बोलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में ही लोग लगाते हैं, तो उसमें एक एक स्टॉक चेक करते हैं किसने क्या परफॉर्म किया। तो डेट वो तो गलत चीज़ है ही नहीं उसमें, तो वहाँ पे वो बुरी तरह से फंस रहा है। अब देखिए, अभी भी जो सिस्टम चल रहा है, लेट्स से यही सिस्टम चलता रहता है,
तो इंडिया 12% से बढ़ रहा है डॉलर में, चाइना 4% से बढ़ रहा है और अमेरिका 3% से बढ़ रहा है। तो इसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, ये भी तो ठीक ही है। लेकिन बाकी सब जो एलिमेंट्स साथ में देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा 2027 28 तक बहुत कुछ हो सकता है। और फाइनल जो चीज़ है, ब्रिक्स पे जो सिस्टम आ रहा है, जो स्विफ्ट को हम लोग बाईपास कर रहे हैं, डॉलर से दूर निकल रहे हैं, वो क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि भाई तुम्हारा इनडिसिप्लिन है, तुम उसको झेलो। तुम्हारा इनडिसिप्लिन सब लोग क्यों झेलेंगे? क्योंकि वो सेफ हेवन था ना, और बहुत गंदा उसका यूज कर रहा था। तो अब देखिए कि अब उसका जो इनडिसिप्लिन है उसी को भोगना है। तो यही है इस वीडियो में, और ये इतने सारे एलिमेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2027 28 में कितना डेंजरस टाइम आ रहा है। और ये लोग क्रिप्टो पे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अब क्रिप्टो ही सेफ है एक्चुअल में, क्रिप्टो ही इन लोग के लिए थोड़ा बहुत पंप डंप करा के अपना कुछ बीमारी दूर करेंगे। और उसमें बहुत सारे इंडिया के लोगों को भी बता रहे हैं कि इंडिया के जो जिनका कॉलोनियल माइंडसेट है, पढ़े लिखों का भी है, तो उनको भी ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये कुछ नया है, जो चाइना रसिया इंडिया को नहीं पता है। तो तुम लोग यंगस्टर्स देखो ये कुछ है। और वो बढ़ भी रहा है। वो डॉज टू द मून जो था, वो डॉज का नाम देखिए अभी 4 गुना बढ़ चुका है। क्या करेगा आदमी? अगर आप डायरेक्ट गोल्ड पे जाओगे, गोल्ड का ही पुराना सिस्टम था उसके हिसाब से जाओगे, तो ये इट विल बी ब्लड शेड ऑन द स्ट्रीट ना। तो इसके थ्रू कुछ बीमारी कम करके वहाँ पहुँचना तो वहीं है, लास्ट में तो रीसेट करना ही है। और आप नहीं करोगे, दूसरा क्यों आपको भोगेगा? तो दिस इज़ द सिस्टम। चलिए, थैंक यू।